तारीख गवाह है कि बड़ी ताकतें अपने दुश्मनों को कमज़ोर करने के लिए पाबंदियां लगाती हैं, उनके असासे मुंजमद करती हैं, उनकी मईशत का गला घोंटती हैं। लेकिन तारीख ये भी बताती है कि कभी कभी वही मुंजमद ख़जाने दोबारा खोलने पड़ जाते हैं जिन्हें कभी हथियार बनाकर इस्तेमाल किया गया था। और अगर आज ईरान के लिए अरबों डॉलर के दरवाजे खुलने की बातें हो रही हैं तो ये सिर्फ मालियाती खबर नहीं, ये उस सवाल की गूंज है कि आखिर मशरक़ वस्ता में ताकत का तवाज़ुन बदल रहा है या ताकतवर अपनी हिकमत अमली बदल रहा है। एक लम्हे के लिए आप तसव्वुर कीजिए कि आप 2026 के मशरक़ वस्ता को नक्शे के सामने रख के देख रहे हैं। एक तरफ ईरान है जो 40 साल से ज़ायद अरसे से दुनिया की सख्त तरीन मुआशी पाबंदियों का सामना कर रहा है। दूसरी तरफ अमरीका है जो अपने डॉलर के निज़ाम के ज़रिए पूरी दुनिया की माली शरगों पर असरअंदाज होता है, जबकि दरमियान में खलीज फारिस की वो रियासतें खड़ी हैं जिन्होंने अपनी खुशहाली, तिजारत और सरमायाकारी की सल्तनतें इस बुनियाद पर तामीर की थीं कि उनके गिर्द माहौल निस्बतन महफूज रहेगा। लेकिन अब अचानक मंजर बदल रहा है। वही मुत्तहिदा अरब अमारात जो कभी ईरान के खिलाफ अमरीकी दबाव की पॉलिसीज का खामोश हिस्सा समझा जाता था, आज ईरान के लिए अरबों डॉलर के दरवाजे खोलने की खबरों में क्यों आ रहा है? अगर ये इतलात दुरुस्त है तो सवाल 3, 10 या 20 अरब डॉलर का नहीं, सवाल ये है कि आखिर वो कौन सी ताकत है जिसने दुबई, अबू धाबी और वाशिंगटन जैसे मराकज़ को अपनी पॉलिसीज पर दोबारा गौर करने पर मजबूर कर दिया। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज़। नाज़रीन, ये समझने के लिए सबसे पहले एक हकीकत जानना जरूरी है। ईरान की असल ताकत उसके मिज़ल या ड्रोन में नहीं पाई गई। ईरान की असल ताकत उसकी जोग्राफियाई पोजीशन है। दुनिया की तकरीबन एक 5वीं समुद्री तेल तजारत आबनाए हरमुज से गुजरने वाली 20 मिलियन बैरल से जायद खाम तेल और पेट्रोलियम मसनूआत इसी रास्ते से आलमी मंडियों तक पहुंचने वाला सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, इराक और कतर की मईशतों की बड़ी शहरक इसी पानी से गुजरने वाली ये रास्ता कुछ महीनों के लिए गैर महफूज हुआ तो तेल की आलमी कीमतों में जलजला आया। यही वजह है कि ईरान कई दहाइयों से आबनाए हरमुज को अपने स्ट्रेटेजिक बीमे के तौर पर इस्तेमाल करता आया और अब जाके उस पर कब्जा कर लिया गया। अब अगर रिपोर्ट्स में यह कहा जा रहा है कि ईरान के मुंजमद असासों के बदले खत्ते में कशीदगी कम करने की कोशिशें हो रही हैं तो यह महज माली लेन देन नहीं बल्कि ताकत के तवाजुन का इजहार है। अल जजीरा ने इसे रिपोर्ट किया है, मुख्तलिफ और बैनुल अक़वामी नशरियाती इदारे इसे रिपोर्ट कर चुके हैं कि यूएई के ऊपर जो हालिया हमले नहीं हुए उसकी बड़ी वजह यह है कि यूएई ने इब्तदाई तौर पे 3 अरब डॉलर जो हैं वो ईरान को मुंतकिल किए हैं। हालांकि यूएई इसको डिनाई कर रहा है, लेकिन बैनुल अक़वामी नशरियाती इदारों ने इसे रिपोर्ट क्यों किया? और फिर सवाल ये बनता है कि जब दोबारा हमले किए गए रिटेलिएशन के तौर के ऊपर और यूएई को मिन्हा कर दिया गया और बहरीन और कुवैत के ऊपर हमले किए गए तो सवाल ये बनता था कि यूएई जो सबसे ज़्यादा इजराइल की हिमायत के अंदर ईरान के खिलाफ बरसरे पैकार था, उस पर ईरान ने हमले क्यों ना किए? तो पीछे पसे पर्दा बात यह कि यूएई ने ईरान को यह यकीन दहानी करवाई कि हम मजीद अपनी सरजमीन उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने देंगे। और अभी यहाँ पर अगर बात की जाए जेडी वेंस के हवाले से तो वो सूरत हाल ये है कि उन्होंने ईरान को रकूम दिए जाने के हवाले से एक खबर जो है वो बयान की है। दूसरी तरफ मुख्तलिफ ज़राए ये दावा करते हैं कि अरबों डॉलर की रकूम जारी करने पर बातचीत हो रही है और दोनों मिलकर इस बात की निशानदही कर रहे हैं कि असल मुज़ाकरात पसे पर्दा कहीं ज़्यादा पेचीदा हैं जितना अवामी बयानात से जाहिर होता है। इस पूरी कहानी का सबसे अहम पहलू दुबई है। गुज़श्ता 20 बरसों में दुबई ने खुद को सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि आलमी मालियाती मरकज़ में तब्दील किया। हज़ारों बैनुल-अक़वामी कंपनीज, लाखों गैर मुल्की कारकुन, अरबों डॉलर की जायदादें और दुनिया की मसरूफ तरीन फ़ज़ाई और बहरी सरगर्मियों में से एक यहाँ मौजूद है। लेकिन जब जंग के दौरान ईरानी मिसाइलों और ड्रोन हमलों की खबरें सामने आईं और फुजेरा जैसी अहम बंदरगाही इलाकों का जिक्र आया तो पहली मरतबा खलीजी सरमायाकारों को यह एहसास हुआ कि जुग्राफिये को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर सरमायाकार ये समझने लगे कि खलीज अब मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं रही तो सिर्फ चंद हफ्तों में अरबों डॉलर दूसरे खित्तों का रुख कर सकते हैं, जिसका अमली मुजाहिरा इन दिनों में देख लिया गया। यही वजह है कि बाज माहिरीन इस मामले को सिक्योरिटी खरीदने की सिफारतकारी करार दे रहे हैं। यानी अगर चंद अरब डॉलर खर्च करके एक ऐसी सूरत हाल पैदा की जा सकती है जिसमें जंग का खतरा कम हो, बंदरगाहें महफूज रहें, जहाज रानी बहाल रहे, सरमायाकार मुतमईन रहे, तो खलीजी रियासतों के लिए यह सौदा महंगा नहीं बल्कि सस्ता है।
इस कहानी का एक और पहलू भी है जिस पर कम बात हुई कि ईरान के मुंजमद असासे सिर्फ पैसा नहीं है, वो दरअसल ईरान की मईशत की वो तवानाई है जो बरसों से मुख्तलिफ ममालिक के बैंकिंग निज़ामों में कैद रही। मुख्तलिफ अंदाजों के मुताबिक ईरान के बैरून मुल्क मुंजमद असासे दर्जनों अरब डॉलर तक हैं। कोई 160 अरब डॉलर कहता है, कोई 200 अरब डॉलर, कोई 100 अरब डॉलर, कोई 60 अरब डॉलर। इन रकूम का कुछ हिस्सा कतर, कुछ एशियाई ममालिक और कुछ दूसरे मालियाती मराकज़ में मौजूद रहा। अगर उनमें से किसी हिस्से तक भी तेहरान को रसाई मिलती है तो उसका असर सिर्फ ईरानी मईशत पे नहीं बल्कि खत्ते की ताकत के मसावात पे भी पड़ेगा। शायद यही वो नुक्ता है जिसे समझना सबसे जरूरी है। बहुत से लोग ईरान को सिर्फ एक फौजी ताकत के तौर पे देख रहे हैं, लेकिन असल हकीकत यह है कि ईरान ने पाबंदियों के बावजूद एक ऐसा मॉडल तैयार किया जिसमें उसने अपने जुग्राफिये, अपने तवानाई के ज़खायर, अपने इलाकाई इत्तेहादी और आबनाए हरमुज़ और उसके साथ साथ अपने स्ट्रेटेजिक सब्र को एक हथियार में तब्दील किया। यही वजह है कि जब भी मशरक़ वस्ता में कोई बहरान पैदा होता है तो बाद में आखिर मिसाइलों से निकल के तेल, तजारत, समुद्री रास्तों, बैंकारी और मुंजमद असासों तक पहुंचती है। और अगर वो खबरें जो इस वक्त बैनुल अक़वामी नशरियाती इदारे रिपोर्ट कर रहे हैं वाकई सही साबित होती हैं, और अगर वाकई यूएई ईरान के साथ किसी नए माली इंतजाम की तरफ बढ़ रहा है, तो ये सिर्फ दो ममालिक के दरमियान माली मामला नहीं होगा। ये इस बात का इशारा होगा कि खलीज के ममालिक अब जंग की बजाय इस्तेहकाम खरीदने को तरजीह दे रहे हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि एक तवील जंग में शायद कोई फाते ना हो, लेकिन खलीज की तजारत, सरमायाकारी और आलमी मालियाती हैसियत सबसे पहले निशाना बनेगी। और यही वो पहलू है जो इस खबर को चंद अरब डॉलर की सुर्खी से कहीं बढ़ के 21वीं सदी की जोग्राफियाई सियासत की एक बड़ी कहानी बना देता है। और अब इस पूरी कहानी में एक और परत भी शामिल हुई है, एक ऐसी परत जो सिर्फ एदाद शुमार या बैंकिंग लेन देन की नहीं है, बल्कि ताकत, दबाव, जंग, सिफारतकारी और आलमी निज़ाम के उन पोशीदा कमरों की है जहां फैसले अवामी बयानात से पहले हो चुके होते हैं। मोहसिन रज़ाई जो ईरानी पार्लियामान के तर्जुमान हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि डोनाल्ड जे ट्रंप ने 24 अरब डॉलर के मुंजमद ईरानी असासे बहाल करने पर रजामंदी जाहिर करती है, लेकिन सियासी वजूहात की बिना पर उसका खुलकर ऐलान नहीं कर रहे। अब मोहसिन रज़ाई क्या सिर्फ हवा के अंदर ये बात कर देंगे कि 24 अरब डॉलर ईरान को जारी हो रहे हैं? क्योंकि ईरान के अवाम भी कल को पूछेंगे कि 24 अरब डॉलर का जो इजरा हुआ था उसका मईशत के ऊपर असर क्यों नहीं पड़ा, उसके समरात अवाम तक क्यों नहीं मुंतकिल हुए। बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर ईरान से पूछा जाएगा कि कहां है 24 अरब डॉलर जिनको देने की रजामंदी अमेरिका ने जाहिर की थी। तो इसलिए अगर ये खबर दुरुस्त है तो ये सिर्फ एक माली खबर नहीं बल्कि पूरे मशरक़ वस्ता में ताकत के तवाज़ुन की बदलती हुई तस्वीर है। सोचने की बात यह है कि अगर चंद माह पहले तक अमेरिका इजराइल के साथ मिलके और ईरान के ऊपर हमला आवर हो और ईरान भी उसके ऊपर हमला आवर हो, एक दूसरे पर मिसाइल, ड्रोन और इक्तसादी पाबंदियों के जरिए दबाव डाला जा रहा हो, अगर आबनाए हरमुज़ आलमी तजारत के लिए खतरे की अलामत बन चुकी हो, अगर अमरीकी बहरी और फ़ज़ाई ताकत को मुसलसल इजाफी वसाइल तयनात करना पड़ रहे हों, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि अरबों डॉलर की बातचीत मेज़ पे आ गई? इस सवाल का जवाब मैदान जंग में नहीं बल्कि आलमी मईशत के दिल में छुपा हुआ है। अमरीकी पाबंदियों के बायस ईरान के दर्जनों अरब डॉलर मुख्तलिफ ममालिक के बैंक्स में मुंजमद रहे। उनमें जनूबी कोरिया, इराक, कतर, चीन और खलीजी ममालिक के मालियाती निज़ाम में मौजूद रकूम शामिल रही हैं। ईरान बरसों से मुतालिबा करता रहा कि उसका अपना पैसा है जो तेल की फरोख्त के बदले हासिल हुआ था और उसे वापस मिलना चाहिए। दूसरी तरफ वाशिंगटन उन असासों को एक ऐसे दबाव के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता रहा जिसके जरिए तेहरान को एटमी प्रोग्राम, मिसाइल प्रोग्राम और इलाकाई पॉलिसीज पर रियायत देने पर मजबूर किया जा सके। यही वजह है कि 24 अरब डॉलर की रकम महज एक अदद नहीं, ये रकम पाकिस्तान के सालाना विफाकी बजट के एक बड़े हिस्से के बराबर है। ये रकम कई छोटे ममालिक के पूरे साल के मजमूई कौमी पैदावार से जायद है। ये रकम ईरान के लिए सिर्फ माली वसाइल नहीं बल्कि इक्तसादी सांस बहाल करने का जरिया है। अगर वाकई ये असासे बहाल हुए तो इसका सबसे फौरी असर ईरान करेंसी रियाल पे पड़ेगा। कई बरसों से पाबंदियों, जंगी अखराजात और सरमायाकारी की कमी के बायस रियाल शदीद दबाव में रहा। अरबों डॉलर की दस्तयाबी मरकजी बैंक के ज़रिए मुबादला ज़खायर को मजबूत करेगी, दरामदात में आसानी पैदा करेगी, दाखिली मुआशी दबाव कम होगा, लेकिन असल कहानी मईशत से भी आगे। वाशिंगटन के लिए सबसे बड़ा मसला यह कि अगर ट्रंप खुल के ये ऐलान कर दें कि उन्होंने ईरान के लिए अरबों डॉलर खोल दिए हैं, तो उनके जो सियासी मुखालिफिन हैं वो फौरी तौर पर यह सवाल उठाएंगे कि जिस मुल्क को कल तक अमरीका कौमी सलामती के लिए खतरा करार दे रहा था, आज उसे इतनी बड़ी मुआशी रियायत क्यों दे दी। यही वजह है कि बाज़ तज्ज़ियाकारों के मुताबिक अगर कोई ऐसा मुआहिदा मौजूद है भी तो उसे मुख्तलिफ सिफारती और मालियाती तरीक़ाकार के जरिए नाफिज किया जाएगा ताकि पॉलिटिकल
اس کی جو قیمت ہے وہ کم سے کم ادا کرنی پڑے۔ یہاں ایک اور دلچسپ پہلو ہے، گزشتہ چند ہفتوں میں یو اے ای، قطر اور دیگر خلیجی ممالک کے حوالے سے جو رپورٹ سامنے آئی ہیں ان میں بار بار یہ اشارہ ملا ہے کہ خطے کے کئی ممالک کسی نہ کسی شکل میں ایران کے ساتھ مالی اور اقتصادی تناؤ کم کرنے کے راستے تلاش کر رہے ہیں۔ وجہ بالکل واضح ہے، خلیجی ریاستوں نے حالیہ بحران میں یہ دیکھ لیا کہ جدید میزائل اور ڈرون چند منٹس میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری، سیاحت، بندرگاہی سرگرمیوں اور مالیاتی مراکز کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں۔ اس لیے ان ممالک کے لیے امن صرف سیاسی نعرہ نہیں بلکہ معاشی ضرورت بن چکا ہے۔ اگر ایران کو 24 ارب ڈالر ملتے ہیں تو اس کا ایک اہم حصہ توانائی کے شعبے، تیل کی پیداوار، بندرگاہی انفراسٹرکچر، صنعتی بحالی اور مالیاتی نظام میں جائے گا۔ لیکن مغربی تجزیہ کاروں کی رائے اور ہے، ان کو تشویش یہ ہے کہ کیا اس رقم کا کچھ حصہ دفاعی صنعت، میزائل پروگرام اور علاقائی اتحادیوں کی معاونت پر پھر سے خرچ ہو سکتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو واشنگٹن، تل ابیب اور خلیجی دارالحکومتوں میں بند کمروں کے اندر زیر بحث ہوگا، لیکن ایران سے ڈسکس کرنے کی اس وقت ہمت نہیں پڑ رہی۔ مزید اہم بات یہ ہے کہ یہ رقم صرف پیسے کی واپسی نہیں بلکہ ایک علامت بھی بن سکتی ہے۔ اگر امریکہ واقعی منجمد اثاثے کھولنے پر آمادہ ہو چکا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کئی سال سے جاری زیادہ سے زیادہ دباؤ کی حکمت عملی جو ہے وہ اپنے اصل مقاصد حاصل نہیں کر سکی، کیونکہ بالآخر مذاکرات کی میز پہ آ کے وہی اثاثے زیر بحث آ رہے ہیں جنہیں کبھی دباؤ کے ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا گیا تھا۔ اس لیے تہران میں اس خبر کو صرف اقتصادی کامیابی نہیں بلکہ سیاسی کامیابی کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے قربانیاں بھی موجود ہیں، ایرانی قیادت کی بھی قربانی اور ایرانی عوام کی بھی قربانی، جو شہادتوں کی صورت میں اس حالیہ جنگ میں دی گئی ہیں۔ ایرانی قیادت اپنے عوام سے یہ کہہ سکتی ہے کہ جنگ، پابندیوں اور دباؤ کے باوجود ہم نے قربانیاں دے کر بالآخر امریکہ کو مالی رعایت پہ مجبور کیا، جبکہ واشنگٹن اپنے عوام سے یہی موقف اختیار کرے گا کہ یہ کوئی رعایت نہیں بلکہ ایک وسیع تر معاہدے کا حصہ ہے جس کے بدلے ایران سے مخصوص ضمانتیں حاصل کی گئی ہیں۔ یوں 24 ارب ڈالر کی یہ رقم دراصل بینک اکاؤنٹس کی کہانی نہیں بلکہ یہ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش ہے کہ کیا مشرق وسطیٰ کی آئندہ سیاست مزل سے طے ہوگی یا معیشت سے؟ اور اگر تاریخ نے کچھ سکھایا ہے تو وہ یہ کہ اکثر جنگیں میدان میں ختم نہیں ہوتی، وہ بالآخر بینکس، بندرگاہوں، تیل کے کنووں اور مذاکراتی میزوں پہ جا کے ختم ہوتی ہیں۔ 24 ارب ڈالر کی یہ خبر شاید اسی بڑی تبدیلی کا ایک اشارہ ہو۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔